हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिम्बा क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है हमारा MHI09 का, जो MA सेकेंड ईयर के फाइनल ईयर का MHI09 पेपर है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन की निकासी। जो धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ की क्या थ्योरी थी और ये किसने दी और इसका मतलब क्या है, इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। जो थ्योरी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ की, वो थ्योरी थी दादा भाई नौरोजी साहब की। दादा भाई नौरोजी एक उदारवादी किस्म के इंसान थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक का नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि इस बुक में इन्होंने बताया कि जो अंग्रेज़ है, जो जाने जाते थे कि शासन प्रशासन के लिए, लेकिन उन्होंने जो शासन प्रशासन के लिए वो जाने जाते थे, वैसा शासन प्रशासन उन्होंने इंडिया में नहीं किया। उन्होंने अन ब्रिटिश रूल किया। मतलब जिसके लिए वो फेमस थे, जिस रूल के लिए फेमस थे, उसके बिल्कुल विपरीत तरीके से उन्होंने शासन किया और भारत में गरीबी एकाएक बढ़ने लगी। तो इसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसका क्या अर्थ है और इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। धन की निकासी, जैसे कि आप शब्द से ही समझ रहे हो, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो मतलब क्या है कि एक तरफ धन की निकासी हो रही है या फिर एक तरफ एक जगह से धन जा रहा है। मतलब हम कुछ बेच रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन हमारे यहाँ से क्या है, पैसा बाहर जा रहा है। तो एक तरफा निकासी, पैसे के बदले भारत को कुछ नहीं मिला, अर्थात कोई वस्तु प्राप्त हुए बिना पैसे का बाहर जाना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सामान्य अर्थशास्त्री परिभाषा के अनुसार, यदि किसी देश का व्यापार संतुलन, मतलब कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, अगर प्रतिकूल हो, मतलब अगर नेगेटिव हो, मतलब हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारे देश से पैसा ज़्यादा जा रहा है, और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो मतलब देश में पैसा कम आ रहा है। मतलब क्या है कि टोटल जो बनेगा ना बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो नेगेटिव होगा। मतलब हमारे देश में इनकम नहीं कम हो रही है, बल्कि हमारे देश से जो पैसा है वो बाहर ज़्यादा जा रहा है। तो इनकम कम है लेकिन एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है। तो जब अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी डेफिनेशन बनती है कि यदि किसी देश का बैलेंस ऑफ ट्रेड प्रतिकूल हो, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो ये धन की निकासी का कारण माना जाता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के संदर्भ में अगर हम देखें, तो जो इंडिया का चाइना के साथ जो ट्रेड है वो नेगेटिव है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ में धन की निकासी की परिभाषा और भी विशिष्ट हो जाती है, क्योंकि औपनिवेशिक शासन के दौरान कई वर्षों तक भारत की संपत्ति बलपूर्वक ब्रिटेन भेजी जाती रही और उसके बदले में भारत को व्यापारिक, आर्थिक या भौतिक कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात बलपूर्वक एक तरफा धन की निकासी को ही दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी कहा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब बंगाल में 1764 में, जब बक्सर का युद्ध, 1757 में आपको सबको पता है प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई 1765 में। उस उससे इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, जो रेवेन्यू के जो राइट्स थे उन्होंने खुद के पास रख लिए, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ड्यूटीज़ थी, राइट्स थे, वो दे दिए जो वहाँ के जो बंगाल के जो नवाब थे उनको। तो मतलब जो पैसे से रिलेटेड जो भी था सब उन्होंने अपने हाथ में रख लिया। मतलब रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोटेशन करना ही इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। और रिसोर्सेज रिच जो माना जाता था स्टेट, वो था बंगाल। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि शुरू वाले इनिशियल कुछ टाइम पीरियड में अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ से सारा पैसा, एक तरफा पैसा बाहर भेजा, अपने देश में भेजा, अपने मातृ देश में भेजा। उपनिवेश की डेफिनेशन ही ऐसी है, उपनिवेश का मतलब ही यही होता है कि जो पावरफुल कंट्री है वो जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है वो जो वीक कंट्री के रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन करती है। तो वही तो इंडिया के साथ हो रहा था। अंग्रेज जो ब्रिटेन जो देश था, उन्होंने भारत का शोषण एक तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, जितने भी आप संदर्भ सोच सकते हो, जितने भी आप डायमेंशन सोच सकते हो, उस तरीके से भारत का शोषण किया। इसी कारण से इसी कारण से क्या है कि जो पैसा है इंडिया का, जो जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ पर माना जाता था कि पूरे विश्व में जो कोई भी चीज़ कहीं नहीं मिलेगी वो इंडिया में मिलेगी, वो इंडिया में सभी तरीके की सभी रिसोर्स रिच कंट्री माना जाता था। लेकिन
एक समय ऐसा आया जब भारत में संसाधनों की होड़ होने लगी, संसाधनों की लूट मार होने लगी। अंग्रेजों ने संसाधनों को इतने हद तक जो लूट लिया, जहां भारत एक समय में वर्ल्ड ट्रेड में 25% तक की कंट्रीब्यूशन करता था, जो और उसके अब कितना हो गया है वो परसेंटेज, वर्ल्ड ट्रेड में जो हिस्सेदारी 1 से 2% रह गई है। इतने ज़्यादा संसाधनों की लूटा गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो यही समझ रहे हो आप। इनिशियल स्टेट में क्या है, इनिशियल स्टेज में जो ब्रिटेन ने या फिर अंग्रेजों ने भारत से पैसे का एक तरफा स्थानांतरण किया, मतलब भारत से पैसा गया ब्रिटेन में, लेकिन ब्रिटेन से हमें कुछ भी बदले में प्राप्त नहीं हुआ। अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार के दौर में राजकोषीय विनियोजन अर्थात बंगाल जैसे समृद्ध प्रांत के राजकोषीय अधिशेष पर कब्जा कर लिया। वही मैंने जैसे बताया कि बंगाल जो रिसोर्स रिच कंट्री थी, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, पहले उसके ऊपर कंट्रोल किया और उधर से रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन करने लगे। उसे ब्रिटिश हित में लगाना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने बताया है कि जो उपनिवेश की परिभाषा होती है, उसी के हिसाब से इन्होंने संसाधनों का शोषण किया। और साथ ही जिन क्षेत्रों को ब्रिटिश जीतते गए, यहाँ के मंडियों को मनचाहा दुरुपयोग उन्होंने किया जाने लगा। युद्धों संधियों मतलब कि जो वॉर्स थे, ट्रीटीज थे, एग्रीमेंट्स थे, उनके द्वारा भी भारतीय शासकों से धन वसूला गया। जैसे ब्रिटिश शासन व्यवस्थित होता गया। मतलब क्या है कि युद्ध करते थे अंग्रेज, युद्ध करके किसी भी जगह को जीत लिया तो वहाँ से पैसा लूटते थे। जो कुछ कुछ कई कई जगह युद्ध की ज़रूरत नहीं पड़ी, और जो राजा है उन्होंने मान लिया कि हम ब्रिटेन के क्राउन के अंडर हम क्या करेंगे, शासन करेंगे। उन्होंने उनकी अंतर्गत उनके पराधीनता स्वीकार कर ली, तो वहाँ से भी पैसे का उन्होंने पैसे को लूटा और एग्रीमेंट्स के माध्यम से भी इन्होंने यह नेचर अपनाया। जैसे जैसे नई आर्थिक व प्रशासनिक नीतियों के द्वारा अधिकतम राजस्व वसूली कर धन को इंग्लैंड भेजा जाता रहा, अंग्रेजों के लिए धन की निकासी इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्होंने 1765 टू 1772 जो 1765 से 1772 का समय है, मैंने बता चुका हूँ कि 64 में बक्सर हो गया, 65 में इलाहाबाद की संधि होगी। इलाहाबाद की संधि से द्वैध शासन डुअल जो एडमिनिस्ट्रेशन की इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स और फाइनेंशियल राइट्स को अलग अलग कर दिया है। तो बंगाल में डुअल एडमिनिस्ट्रेशन या डुअल सिस्टम लागू होकर उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और एथिक्स को त्याग कर, ठीक है, मोरालिटी को त्याग कर बंगाल के संसाधनों की भरपूर लूट की। ये मैं आपको बता चुका हूँ। होम चार्जेस क्या है, क्या थे, धन की निकासी की सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कह दो मद कह लो, मतलब कि जो स्लैब थी वो थी होम चार्जेस, जिसके तहत भारत में सैनिक और असैनिक जो सेवा के खर्च के रूप में अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन, पेंशन व वर्दी भत्ता दिया जाने लगा। चालू खाता में जैसे हमें पता है कि आयात होता है, निर्यात होता है। जब निर्यात ज़्यादा माना जाता है, जब एक्सपोर्ट करंट अकाउंट में जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इंपोर्ट से, तो वह अच्छा माना जाता है, मतलब चालू खाता या करंट अकाउंट सरप्लस में है। लेकिन जब इंपोर्ट ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट कम हो, तो चालू खाता घाटे में माना जाता है, ये घाटे का सूत्र माना जाता है, और इसे में ये नेगेटिव माना जाता है करंट अकाउंट। ठीक है, रेमिटेंसेस होते हैं कि कोई बाहर वाले देश में कोई व्यक्ति है, वो अपने वहाँ पर कोई जो इनकम उसकी हो रही है, मतलब 10,000 20,000 जो कमा रहा है, उससे कुछ पैसा वो इंडिया में वो अपने देश में भेजेगा, उसे रेमिटेंसेस कहते हैं। और किसी और देश में रह रहे भारतीय जब अपने परिवार के लिए पैसा भेजते हैं, उसे एक पक्षीय हस्तांतरण रेमिटेंसेस कहते हैं। कंपनी के अधिकारियों द्वारा भारत में कार्य करते हुए अपने परिवार को धन तथा कंपनी के शेयर होल्डर को अधिक लाभांश देना। अगला पॉइंट देखिए, 1858 के एक्ट, 1858 के जो एक्ट था, जिसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट कहते हैं, से भारतीय शासन की देखरेख के लिए भारतीय राज्य सचिव, देखो 1857 में क्रांति हो चुकी थी। 1857 की जब क्रांति हुई तो उसके बाद अंग्रेजों ने अनुभव किया कि अब कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है, कुछ रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा क्या रिफॉर्म्स हम लाएं, कैसे हम इस जो आंदोलन है या फिर जो क्रांति है या फिर जो लोगों के अंदर जो उफान की भावनाएं आ रही हैं कि अंग्रेज़ों को हमारे देश से निकाल फेंकेंगे, हम कैसे कैसे जो भारतीयों की भावनाओं को दबाएं। तो उन्होंने कहा चलो एक एक्ट लाते हैं। अंग्रेजों ने भारत में शासन कैसे किया, एक्ट, उनके एक्ट के थ्रू, पॉलिसीज़ के थ्रू, और वहाँ के सोशल जो बेस था, जो जमींदार वर्ग था, उसको स्ट्रांगली अपने पक्ष में करके। ठीक है,
तो एक्ट ऑफ जो गुड गवर्नमेंट, जिसे 1858 का एक्ट कहते हैं, वो लाया गया। उसमें जो कंपनी की जगह पर अब स्पष्ट रूप से लिख दिया कि भारत में शासन ब्रिटिश क्राउन की जगह करेगा। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन करेगा। और इसमें एक जो भारत राज्य सचिव या फिर इसे सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उस पद का सृजन हुआ। और जो कि लंदन से कार्य करता था। देखो वो बैठा कहाँ पर है, लंदन में, लेकिन उसकी इनकम कहाँ से आती थी, इंडिया से। किंतु उसका वेतन 1990 के एक्ट तक भारतीय राजकोष से ही दिया गया। जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया है, जो भारत राज्य सचिव पद का सृजन हुआ था, उसके लिए क्या था कि एक काउंसिल होती थी जिसमें 15 सदस्य होते थे, और उसका जो अध्यक्ष होता था ये भारत राज्य सचिव ही होता था। और यह जो कार्य करता था भारत राज्य सचिव, वो उसी काउंसिल की अनुशंसा पर उनकी देख रेख में करता था। ठीक है, अब देखो कोई व्यक्ति जिस पद का सृजन किया गया 1858 के तहत, जिसका नाम है भारत राज्य सचिव, वह व्यक्ति बैठा है लंदन में, काम कर रहा है लंदन से, लेकिन उसकी इनकम कहाँ से आती थी, इंडिया से। तो ये इस तरीके से देख रहे हो आप किस तरीके से पैसा इंडिया से जो लंदन की तरफ ब्रिटेन में जा रहा था एक तरफा। व्यक्तिगत व सार्वजनिक निवेश पर गारंटी युक्त ब्याज देकर भी धन की निकासी की जाती रही। उदाहरण, रेलवे ने प्रारंभ में घाटे होने के बावजूद इन्वेस्टर्स को कहा कि आपको 5% तक का आपको गारंटी युक्त ब्याज देंगे हम। इसके साथ ही ब्रिटेन में इंडिया स्टोर की स्थापना कर सामग्री की खरीद द्वारा भी धन की निकासी की जाती रही। धन की निकासी में होम चार्जेस का महत्व निरंतर बढ़ता ही रहा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यह 10 से 13% था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मतलब 1914 टू 1918 तक के दौर में 40% तक बढ़ गया। होम चार्जेस का देख रहे हो आप कितना ज़्यादा, जो स्लैब है, जो मद है, कितना ज़्यादा बढ़ गया है। कैसे धन की लूट हो रही थी, धन का एक तरफ इंडिया से ब्रिटेन भेजा जा रहा था। ये एक छोटा सा चार्ट में दिखाया गया है। धन की निकासी के प्रभाव क्या थे, देखो जब ड्रेन ऑफ वेल्थ होगा तो पूंजी की कमी होती थी, जिससे बचत क्या था, प्रभावित होता था। अब जब बचत प्रभावित हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं है, जब पैसा ही नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे ही इन्वेस्ट करें। तो उसके इन्वेस्टमेंट से ही प्रोडक्शन होता है। जितने ज़्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। जब इन्वेस्टमेंट में कमी हो रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो प्रोडक्शन में कमी होगी। जब प्रोडक्शन में कमी होगी तो जो ऑब्वियसली जब उत्पादन होगा तभी तो उससे इनकम होगी, तभी तो न्यू कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। एक छोटा सा इकोनॉमिक्स का मॉडल है। तो जब नई पूंजी का ही सृजन नहीं होगा तो क्या होगा, गरीबी के दुष्चक्र में फंसते चले जाएंगे। धन की निकासी के फलस्वरूप भारत में जो कैपिटल अवेलेबिलिटी थी वो कम होने लगी, जिससे जो प्रोडक्टिव जो काम थे उसमें ना तो इन्वेस्टमेंट हो सका। जिससे जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो पा रहा है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। जब प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो न्यू कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जब न्यू कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो पॉवर्टी आएगी। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत से 150 करोड़ पौंड की निकासी की गई। मतलब 150 CR जो पौंड थे इंडिया से ब्रिटेन भेजे गए थे। और इस धन की निकासी के कारण भारत में पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय थी, वो मात्र 20 रुपये रह गई थी। प्रति व्यक्ति आय आपको पता है कैसे निकालते हैं, इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा मॉडल है। ठीक है, आप देखिए इसका मतलब ये है कि जितनी भी जनसंख्या है हमारे देश की, जो टोटल कैपिटल के पास हर व्यक्ति के पास मात्र 20 रुपये है, तो उतना जैसे 100 लोग हैं, आपको छोटे से एग्जांपल से समझाऊँ तो 100 लोग में अगर हम माने कि पर कैपिटल इनकम 20 रुपये है, तो हमारे पास टोटल कितनी है, 20 इंटू 100 कीजिए, 2000। मतलब जो पूरे देश की इनकम है वो 2000 रुपये है। मतलब एक देश में अगर 100 लोग रहते हैं और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये है, तो उस देश की जो टोटल जो उसकी इनकम है वो है सिर्फ 2000 रुपये। और आज के समय में, और ये उस समय की बात थी, 19वीं सदी की शुरू की बात थी, तब उन्होंने कहा था कि सिर्फ 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय हमारे यहाँ रह गई थी। जहाँ माना जाता था जो देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो देश साधन संपन्न माना जाता था, जो देश में, जिस देश में सोने चांदी की
मुद्राओं की या फिर सोने चांदी भरपूर मात्रा में पाए जाते थे, उस देश से अंग्रेजों ने इतना शोषण किया कि प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपए तक रह गई। जो निकासी का पैसा था, जो पैसा ड्रेन कर रहे थे, ड्रेन करना समझ रहे हो कि किसी चीज़ को सोख लेना, ठीक है। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, मतलब वेल्थ मतलब पैसे को सोख लिया है, एक जगह से सोख लिया है, दूसरी जगह भर दिया है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ में इंडिया से पैसा को सोखते थे और वो ब्रिटेन में जाकर उस पैसे को झोंक देते थे। तो ब्रिटेन में पैसा लगाते तो ऑब्वियसली अब जब इंडिया से पैसा जा रहा है तो ब्रिटेन में तो पैसा आ ही रहा है ना, और ब्रिटेन में पैसा आ रहा है तो ब्रिटेन में तो नई न्यू कैपिटल आ रही है। जब कैपिटल बढ़ रही है ब्रिटेन में तो उनके पास पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनके पास पैसा है प्रोडक्शन करने के लिए, उनके पास पैसा है न्यू कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए, उनके पास पैसा है न्यू कैपिटल फॉर्मेशन से पॉवर्टी वगैरह दूर होगी और लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और साधन संपन्नता आएगी और उनका लाइफस्टाइल में क्या होगा, ग्रोथ होगा। और इसी कारण तो ब्रिटेन डेवलप्ड कंट्री बना, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, लेकिन उस टाइम जो तैयार मशीनें थी वो तो अवेलेबल थी, लेकिन पैसा बहुत आ गया था। उन्होंने एक ऐसा उपनिवेश बना लिया था जहाँ से वो कच्चा माल को लेके आते, अपने देश में लाते और उससे क्या करते, पक्का माल तैयार करते। उस रॉ मटेरियल से उन्होंने एक क्या कर दिया, मशीनीकृत मशीन से उस जो कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को पक्का पकाए माल में या फिर उसे फाइनल प्रोडक्ट में उसे बना दिया। और कच्चा माल जो लाया उसके लिए पैसे भी नहीं दिए, और जो पक्का माल बन गया है, जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया, उसी प्रोडक्ट को वापस उसी कंट्री में, मतलब इंडिया में लाके बेचा। और जो रॉ मटेरियल को उन्होंने पैसा नहीं दिया, ऊपर से जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया उसे इंडिया में बेचा, उससे पैसा अर्जित किया। इसी तरीके से संसाधनों की, भारत के भारत के पैसों की, रिसोर्सेज की अच्छी तरीके से लूट मार की अंग्रेजों ने, एक्ट के थ्रू, पॉलिसीज़ के थ्रू और भी बहुत तरीक़ों से। भारत से निष्कासित धन के अंग्रेजों ने ऋण या निवेश के रूप में पुनः भारत में नियोजित किया और उस पर अधिक ब्याज निर्धारित किया। वही बात जो मैंने आपको अभी समझाई एग्जाम्पल के तौर पे, वही बात यहाँ पे लिखी है। और न सिर्फ और अधिक धन की निकासी की, बल्कि भारत को एक ऐसे ऋण जाल में फंसा दिया जिससे बाहर निकलना कठिन था। नौरोजी ने इसी संदर्भ में धन की निकासी को ईविल ऑफ ऑल एविल कहा है। एविल ऑफ ऑल एविल मतलब अनिष्टों का अनिष्ट। धन की निकासी के कारण संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होने लगी, पुराने उद्योग धंधे नष्ट होने लगे। अंग्रेजों ने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उद्योग स्थापित नहीं किए, जिससे भारत की औद्योगिक क्षमता नष्ट होने लगी। इसके साथ ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार उसका आंतरिक बाजार होता है, अंग्रेजों ने उसे भी नष्ट कर दिया, जिसकी कमी आज़ादी के बाद भी कई वर्षों तक महसूस की गई। यह ब्रिटिश शासन की ही देन थी कि भारत औद्योगिक देश में पिछड़ता गया और आज़ादी के बाद पंडित नेहरू को आधुनिक भारत का मंदिर कहकर और वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा मेक इन इंडिया की संकल्पना देकर भारत में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाने लगा। धन की निकासी का एक महत्वपूर्ण आयाम यह भी है कि केवल संपत्ति की ही निकासी नहीं की गई, बल्कि अपने औद्योगिक मजदूरों व शहरी जनता के लिए भारत से खादानों की निकासी भी जारी रखा उन्होंने। और यह निकासी उस समय भी की जब अपराध और आपदा के समय भारतीयों को इसकी अत्यधिक ज़रूरत थी। मतलब कैपिटल के साथ जो फूड ग्रेन्स थे, जो खाद्यान्न की जो वस्तुएं थी, जो खाना था, वो भी किया गया। अब देखो इंडिया में 1850 1870s के टाइम पे अकाल पड़ रहा था, अकाल पड़ रहा था, खाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, खाने की डिमांड बढ़ने लगी। लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ की ज़रूरतें को ध्यान में ना रखते हुए खाद्यान्न वस्तुओं को, फूड क्रॉप्स को इंग्लैंड भेजा, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर अकाल मृत्यु बढ़ने लगी। मतलब ये सिर्फ अकाल के कारण ही मृत्यु नहीं हो रही थी, बल्कि जहाँ पर जब आप जैसे कह रहे हो आपदा के कारण, डिज़ास्टर के कारण, या फिर वर्षा नहीं हो रही है, तो जो फूड ग्रेन्स थे या फिर जो फसल थे पहले से उसका प्रोडक्शन कम था, उसकी वजह से इतनी मृत्यु नहीं हुई। जो सरकार की पॉलिसीज थी कि जो बचा हुआ खाना है वो यहाँ की जनता को अवेलेबल ना कराकर ब्रिटेन भेजा गया, जिससे यहाँ की जनता भूखी मरती रही। नौरोजी के अनुसार धन की निकासी के कारण
भारत गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और अकालों के दुष्चक्र में फंसता चला गया। हमारे उद्योग धंधे बर्बाद हो गए। सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश निर्भर और परजीवी हो गया। दूसरी तरफ ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की सफलता ने भारतीय पूंजी में महत्वपूर्ण आधार का कार्य किया। नौरोजी की इस व्याख्या ने औपनिवेशिक शासन के वास्तविक चरित्र का पर्दाफाश किया और यह सिद्धांत भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारण था। आर्थिक राष्ट्रवाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके आर्थिक राष्ट्रवाद से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके अंदर भी आप इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को अच्छे से मेंशन कर सकते हो। जब आप आंसर लिखो तो इस तरीके के छोटे छोटे पाई चार्ट टाइप के फ्लो चार्ट बनाना। ये जैसे एक जो आप कह दो ग्राफ टाइप का है कि धन की निकासी कैसे बढ़ी। जैसे कि जो होम चार्जेस थे 19 सेंचुरी के इनिशियल स्टेज में 10 to 13% थे, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये 40% तक बढ़ गया था। इस तरीके से आप बना सकते हो। ये छोटे छोटे से जैसे चालू खातों को हमने आयात निर्यात और रेमिटेंसेस में बांटा है, वैसे आप डिवाइड कर सकते हैं। और थोड़ा फ्लो चार्ट के माध्यम में लिखोगे तो उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। एक ये धन की निकासी का जो फ्लो चार्ट बनाया है कि कैपिटल की कमी हुई तो इससे क्या हुआ कि सेविंग्स प्रभावित हुई। जब सेविंग्स नहीं रहेंगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, जब इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन कम होगा, जब प्रोडक्शन कम होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होगा, जब कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा तो पॉवर्टी आएगी। ये आप बना सकते हो और आप अच्छे से अच्छा आंसर लिख सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप वो भी बता सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए लिम्बा क्लासेस या सर्च कीजिए इग्नू MA हिस्ट्री मटेरियल या इग्नू MAH, तो आपको हमारे ग्रुप मिल जाएंगे। दोनों ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कोई डाउट्स हो, कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मोहित लिम्बा 1। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।